Hello everyone, my name is Priyanka and I am a BA Political Science Honours student. Today, my topic of presentation is supporting the legislative process. So before understanding what is legislative process, let's understand what is legislature. A legislature is a deliberative assembly with the authority to make laws for a political entity such as country or city. सो बेसिकली जो लेजिस्लेचर है उसका सबसे प्रोमिनेंट फंक्शन, सबसे नेसेसरी फंक्शन एक लॉ बनाना है। ठीक है, एक एक्ट या लॉ कुछ भी कह सकते हैं आप, वो बनाना है किसी भी कंट्री के लिए, क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है बिना किसी एक्ट और लॉज के कंट्री को चलाना। स्मूथ फंक्शन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एक्ट और लॉ, और लॉज एंड एक्ट्स बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? लेजिस्लेचर। सो द नेक्स्ट टर्म इज बिल। ठीक है, वी समटाइम गेट confused in bill and acts, that what are bills and what are acts. So a bill is a proposed legislation under consideration by legislature. A bill does not become law until it is passed by the legislature and in most cases approved by the executive. Once a bill has been enacted into law, it is called an act of the legislature. So एक बिल जो है वो एक आइडिया है जो प्रपोज किया जाता है किसी भी हाउस में, इधर इन लोकसभा और इन राज्यसभा। तो बिल जो है वो एक आइडिया की तरह होता है जिसको प्रपोज करते हैं। ठीक है, एंड देन जब वो पार्लियामेंट्री प्रोसेसेस के थ्रू, यानी कि एक हाउस से दूसरे हाउस में पास होकर चला जाता है, देन सेकेंड हाउस से फिर प्रेसिडेंट के पास चला जाता है, और जब प्रेसिडेंट के सिग्नेचर हो जाते हैं तो वो जो बिल है वो एक लॉ बन जाता है, और उसी को हम कहते हैं एक्ट। ठीक है, एक्ट ऑफ द लेजिस्लेचर। सो बेसिकली देयर आर टू काइंड्स ऑफ बिल। ठीक है, एक होता है पब्लिक बिल और एक होता है प्राइवेट बिल। इसमें भी काफ़ी कन्फ्यूजन होती है। सो मैं क्लियर कर देती हूँ कि व्हाट इज़ पब्लिक बिल एंड व्हाट इज़ प्राइवेट बिल। सो पब्लिक बिल जो होता है उसको हम गवर्नमेंट बिल भी बोलते हैं। ठीक है, और इस बिल को सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। ठीक है, जो कोई ना कोई मिनिस्ट्री को होल्ड कर रहे होते हैं, वेदर इट इज़ अ हेल्थ मिनिस्ट्री और एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनीथिंग। सो ये सिर्फ मिनिस्टर्स के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। और इसके बारे में एक ख़ास बात ये है कि इंट्रोड्यूस करने से 7 डेज़ पहले, 7 डेज़ बिफोर इंट्रोड्यूसिंग इन द पार्लियामेंट, जो मिनिस्टर्स होते हैं उनको इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम ये बिल को इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। ठीक है, तो ये सब जो है ये पब्लिक बिल्स हैं। ठीक है, एंड जो सेकंड है दैट इज़ प्राइवेट बिल। तो प्राइवेट बिल जो होता है वो प्राइवेट मेंबर्स बिल भी कहलाता है। ठीक है, और इस बिल की एक खासियत है कि ये मोस्टली अपोजिशन के द्वारा ही इंट्रोड्यूस किया जाता है। क्यों ये सिर्फ अपोजिशन के द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है? क्योंकि इस बिल को हमेशा एमपी इंट्रोड्यूस करते हैं, और एमपी वही होते हैं जो अपोजिशन में होते हैं और जिनको कोई मिनिस्ट्री नहीं मिली होती है। क्योंकि अगर उनको मिनिस्ट्री मिली होती तो उनको एज एन एमपी इंट्रोड्यूस करने की तो ज़रूरत नहीं पड़ती। सो इसीलिए ये जो बिल्स हैं, जो प्राइवेट बिल्स हैं, वो एमपीज़ के द्वारा ही इंट्रोड्यूस कराए जाते हैं, और इनको पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस करने से पहले 1 मंथ पहले हमको देना पड़ेगा, मतलब कि जो नोटिस होता है कि हम इसको इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। हाँ, तो ये है प्राइवेट बिल। ठीक है, सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट बिल। नाउ देयर आर 4 टाइप्स ऑफ बिल। ठीक है, फर्स्ट वन इज ऑर्डिनरी बिल, सेकेंड वन इज मनी बिल, थर्ड वन इज फाइनेंशियल बिल, एंड द फोर्थ इज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। ऑर्डिनरी बिल, हम नाम से ही समझ सकते हैं कि एक ऑर्डिनरी बिल जो होता है वो क्या होता है। ऑर्डिनरी का मतलब है सिंपल, तो जो ये बिल है वो बहुत ही सिंपल बिल है। इस बिल को हम लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, और इसका जो पास होने का प्रोसीजर है वो भी बहुत सिंपल है। जैसे कि बाकी सारे बिल्स भी पास होते हैं वैसे ही ये भी पास होता है। पहले अगर हमने इसको लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया है तो ये पहले लोकसभा में पास होगा, फिर राज्यसभा में पास होगा, देन ये प्रेसिडेंट के पास जाएगा, फिर सिग्नेचर होंगे, एंड फिर ये एक्ट बन जाएगा। सिंपल प्रोसीजर, ऑर्डिनरी बिल। ओके, द नेक्स्ट वन इज मनी बिल। तो मनी बिल जो होता है इसमें ये है कि मनी से रिलेटेड, जो टर्म आ रही है कि मनी बिल यानी कि मनी से रिलेटेड, तो इसमें कौन कौन से हैं वो मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें इम्पोजिशन, अबॉलिशन, रिमिशन,
अल्टरेशन और रेगुलेशन ऑफ एनी टैक्स ये आता है, और बोरोइंग ऑफ मनी बाय यूनियन गवर्नमेंट ये आता है, और कस्टडी ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और कॉन्टिजेंसी फंड ऑफ इंडिया, पेमेंट ऑफ मनीज इनटू और द विड्रॉल ऑफ मनी। तो ये सब जो है ये मनी बिल के अंदर आते हैं। और ये जो बिल है मनी बिल, इसको हम एज अ गवर्नमेंट बिल ही देखते हैं, इसीलिए ये जो बिल है वो एक मिनिस्टर के थ्रू ही इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। कोई एमपी इसको इंट्रोड्यूस नहीं कर सकता। और कभी कभी क्या होता है कि पार्लियामेंट में क्वेश्चन उठ जाता है कि क्या ये बिल एक मनी बिल है या नहीं, ठीक है, वेदर इट इज़ अ मनी बिल और नॉट। तो इस सिचुएशन में जो बोलने का जो वो है राइट कि कौन बताएगा कि ये मनी बिल है या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ लोकसभा के स्पीकर के पास है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि उस पॉइंट पे कौन है जो बताता है कि मनी बिल वो मनी बिल है एक्चुअली जो बिल इंट्रोड्यूस किया जा रहा है। तो ये जो राइट है वो लोकसभा के स्पीकर के पास ही है, ठीक है। और ये था मनी बिल। द नेक्स्ट वन इज़ फाइनेंशियल बिल, ठीक है। तो फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में थोड़ा सा डिफरेंस तो है, ठीक है। फाइनेंशियल बिल और मनी बिल में ये डिफरेंस है कि फाइनेंशियल बिल अगर हम देखते हैं कि जितने भी मनी बिल्स हैं वो सब फाइनेंशियल बिल्स हैं, ठीक है। लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल्स जो हैं वो मनी बिल नहीं हैं। फाइनेंशियल बिल्स भी 3 टाइप के होते हैं। पहला मनी बिल, ठीक है, ये आर्टिकल 110 के अंदर है। देन फाइनेंशियल बिल फर्स्ट, वो आर्टिकल 117 फर्स्ट के अंदर है। और फिर है फाइनेंशियल बिल सेकेंड, जो आर्टिकल 117 थर्ड के अंदर है, ठीक है। तो ये है। अब इसके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो बेसिकली इसमें फिस्कल मैटर्स यानी कि फाइनेंशियल मैटर्स, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, ये सारे जो मैटर्स हैं ये फाइनेंशियल बिल के अंदर होते हैं, ठीक है। और ये जो है यही चीज़ें जो है इसको डिफरेंट करती हैं मनी बिल से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट है मनी बिल से, मतलब कि एग्जैक्ट सेम नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है, ठीक है। आपको मैंने बता दिया इसका डिफरेंस क्या है। नाउ मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया। नाउ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। सो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, आप नाम से ही जैसे जान सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने के लिए ये बिल जो है वो इंट्रोड्यूस किया जाता है पार्लियामेंट के अंदर। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है तो हम ये बिल को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं इन पार्लियामेंट। तो इसमें प्रोसीजर क्या होता है, सच बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस इन ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। द बिल हैज़ टू बी पासेस बाय बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट सेपरेटली बाय द मेजॉरिटी ऑफ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, ठीक है। और द 24th Amendment Act 1971 मेड इट बाइंडिंग ऑफ द प्रेजिडेंट टू साइन अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ठीक है। तो ये जो है ये सभी चीज़ें हैं कि ये किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हम इसको, और इसके बाद ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू ही पास हो सकता है, और कोई इसके वो नहीं है, कोई वे नहीं है इसको पास करने के लिए। और अब तो जो हमें बताया गया है कि 24th अमेंडमेंट जो है 1971 में किया गया था, तो प्रेसिडेंट के लिए भी मैंडेटरी हो गया कि वो इस बिल को साइन करें। तो ये जो बिल है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, ये कैसे इंट्रोड्यूस होता है, किस आर्टिकल के अंडर इंट्रोड्यूस हो सकता है, तो वो आर्टिकल है 368, ओके। सो हमने अब पढ़ लिया टाइप्स ऑफ बिल क्या होते हैं। अब हम पढ़ते हैं मेन, लाइक व्हाट हाउ अ बिल बिकम्स लॉ, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ स्टेजेस हैं जो हम इसके अंदर रीड करेंगे। तो पहला क्या स्टेज है, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बिल है वो किसी हाउस में इंट्रोड्यूस किया गया, ठीक है। मान लेते हैं कि हमने उसे लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया, तो पहले लोकसभा में फर्स्ट रीडिंग होगी, ठीक है। फर्स्ट रीडिंग क्या होती है, फर्स्ट रीडिंग जो होती है इसमें कुछ भी नहीं होता, मतलब ऐसा नहीं कि कुछ भी नहीं होता, मतलब इंट्रोडक्शन होता है, ठीक है। जो भी बिल है, जो भी हम बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसका इंट्रोडक्शन होता है कि क्या से मतलब कि क्या है उस बिल के अंदर, उसको क्या मतलब सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन है, ठीक है। तो इसको हम इंट्रोडक्शन वो भी बोल सकते हैं कि इंट्रोडक्शन राउंड है। और इसके बाद हम सेकेंड रीडिंग होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं हम शेप गिविंग, ठीक है। सेकेंड रीडिंग के अंदर जो होता है वो
एक बिल को शेप दिया जाता है कि ये जो बिल है वो उसको प्रॉपर मतलब कि ना फॉर्मुलेशन क्या है इसका, किस तरीके का है, ठीक है। तो ये एक शेप गिविंग होता है सेकंड रीडिंग। फिर है थर्ड रीडिंग। जो थर्ड रीडिंग है वो वोटिंग है। इसका मतलब ये है कि एक जो बिल है वो एक्ट बनेगा कि नहीं बनेगा, यानी कि वो बिल उस हाउस से पास होगा कि नहीं होगा, ये जो डिसीजन मेकिंग जो राउंड है वो यही है थर्ड रीडिंग का, ठीक है। इसमें वोटिंग होती है। ऐसा नहीं है कि सेकंड रीडिंग में वोटिंग नहीं होती है और थर्ड रीडिंग में वोटिंग होती है, सिर्फ सेकंड रीडिंग में भी होती है, लेकिन सेकंड रीडिंग में भी वोटिंग होती है, लेकिन वो सेपरेटली कुछ कुछ मुद्दों के ऊपर होती है। लाइक जो भी बिल्स के अंदर जो भी इश्यूज़ हैं उसको अलग सेपरेटली उनके ऊपर वोटिंग होती है, और जो कंबाइनली वोटिंग है वो थर्ड रीडिंग के अंदर ही होती है। इसके बाद बिल एक हाउस से या तो पास हो जाएगा या तो रिजेक्ट हो जाएगा, दो चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसके बाद मान लीजिए बिल को पास कर दिया गया, तो अब ये जाता है सेकेंड स्टेज पे, दैट इज़ द सेकेंड हाउस। तो अब इसके अंदर क्या होता है, जो बिल इन सेकेंड हाउस है उसमें भी सेम प्रोसीजर्स हैं। पहले फर्स्ट रीडिंग होती है, फिर सेकेंड रीडिंग होती है, फिर थर्ड रीडिंग होती है। सेम फर्स्ट रीडिंग इंट्रोडक्शन वहाँ पे भी सेम है, फिर सेकेंड रीडिंग है, शेप गिविंग वो भी सेम है, ठीक है। कुछ भी अगर चेंजेस हैं तो वो सेकेंड रीडिंग में ही होते हैं, ध्यान रखने वाली बात है। और थर्ड रीडिंग वही वोटिंग वाली कि अब ये पास होगा या तो रिजेक्ट होगा, तो अगर रिजेक्ट होगा तो रिजेक्ट है, और अगर पास हो गया तो पास होने के बाद ये जाता है प्रेसिडेंट के पास। तो असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट आ जाता है यहाँ पर। तो इस पॉइंट पे प्रेसिडेंट के पास कितने ऑप्शंस हैं? प्रेसिडेंट के पास उस पॉइंट पे 4 ऑप्शंस हैं कि प्रेसिडेंट इस सिचुएशन में क्या क्या कर सकता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो प्रेसिडेंट है वो या तो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है, फर्स्ट ऑप्शन यही है कि वो बिल को एक्सेप्ट कर सकता है। सेकेंड ऑप्शन है कि वो उसमें कोई अमेंडमेंट के लिए बोल सकता है कि ये बिल मतलब कि अप टू द मार्क नहीं है, कुछ इसमें गलतियां हो सकती हैं ना, तो वो बोलता है कि आप इसमें कुछ अमेंडमेंट्स करके लाइए, देन मैं इसको साइन करूंगा, ठीक है। तो ये सेकंड ऑप्शन है। द थर्ड ऑप्शन इज वो उस बिल को रिजेक्ट कर सकता है कि नहीं ये बिल सही नहीं है और मुझे नहीं लगता कि इसको पास करना चाहिए, तो हम उसको रिजेक्ट कर देते हैं। तो प्रेसिडेंट उसको रिजेक्ट कर सकता है, थर्ड ऑप्शन। एंड द फोर्थ ऑप्शन इज पेंडिंग। इसमें क्या है, जो बिल है उसको प्रेसिडेंट क्या करेंगे, पेंडिंग छोड़ देंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। हम व्हाट्सएप चलाते हैं और हमें किसी के मैसेज का कोई रिप्लाई नहीं करना होता है, तो हम क्या करते हैं, उसे सीन ही नहीं करते हैं। वो वही बिल्कुल पेंडिंग वाला केस है कि हमने उस बिल को देखा ही नहीं। अगर कोई पूछता है कि आपने ये बिल देखा, मतलब लाइक हमने ये बिल भेजा था आपने इसको पास नहीं किया, तो बिल से कि मैंने तो देखा ही नहीं, वो पेंडिंग पड़ा हुआ है, ठीक है। उसमें ना तो मैंने कोई मतलब कि प्रेसिडेंट ने कोई डिसीजन लिया ना कुछ किया। तो ये है प्रेसिडेंट की पावर्स की उस टाइम पे वो क्या क्या कर सकते हैं। तो हमने देख लिया कि हाउ अ बिल बिकम्स अ लॉ। अब हम देखते हैं कि डेडलॉक क्या होता है, ठीक है। तो डेडलॉक क्या होता है, जब एक बिल जो है रिजेक्ट हो जाता है वो एक डेडलॉक बन जाता है, ठीक है। तो डेडलॉक किन किन सिचुएशंस में बन सकता है वो हम जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट, वन हाउस पासिस द बिल बट अदर रिजेक्ट्स। एक ने पास कर दिया दूसरे ने रिजेक्ट कर दिया, तो वो बिल जो है वो डेडलॉक बन जाएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या है कि सेकेंड हाउस पासिस द बिल बट विद अमेंडमेंट्स दैट इज रिजेक्टेड बाय द फर्स्ट हाउस। तो अगर उस बिल को सेकेंड हाउस ने पास तो कर दिया लेकिन विद अमेंडमेंट्स जो कि फर्स्ट हाउस ने ऑलरेडी रिजेक्ट कर दिए हैं, तो भी वो जो बिल है वो डेडलॉक बन जाएगा। और अगर इस बिल में मोर देन 6 मंथ्स का लैप्स है तो भी ये बिल जो है वो डेडलॉक बन जाएगा, ठीक है। सो इन दिस 3 कंडीशंस अ जॉइंट सेशन कैन बी कन्वेंडेड, ठीक है। आर्टिकल 108 पार्ट 1, ठीक है। इसमें ए बी सी तीनों के तीनों जो है आर्टिकल 108 के ये जो है ये बताते हैं कि हम इस जब अगर डेडलॉक बन जाता है बिल तो उसको पास कराने के लिए जो प्रेसिडेंट है वो बोलते हैं कि अब भाई साथ में आके बैठ जाओ, जॉइंट जो बोलते हैं ना उसको जॉइंट सेशन है वो करके और बिल को फिर पास कराने के लिए ट्राई किया जाता है, ठीक है। नाउ अब हमने देख लिया कि बिल कैसे एक एक्ट बनता है, ठीक है, पूरा प्रोसीजर देख लिया। अब हम देखते हैं कि पार्लियामेंट्री कमिटीज़ क्या होती हैं। सो दीज कमिटीज़ हेल्प्स पार्लियामेंट टू वर्क स्मूथली। सबसे पहले पार्लियामेंट्री कमिटीज़ हेल्प करती हैं पार्लियामेंट को स्मूथ फंक्शनिंग में। पार्लियामेंट्री कमिटीज़ जो होती हैं वो 2 टाइप्स की होती हैं, अडॉक कमेटी और परमानेंट कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी भी इसको बोल सकते हैं। अडॉक कमेटी वो होती है जो एक पर्टिकुलर टेन्योर के लिए बनती है और मतलब जब काम उनका ख़त्म हो जाता है तो वो मतलब कि अबॉलिश तो नहीं बोल सकते, उसको कहेंगे कि वो
डिज़ोल्व हो जाती है, ठीक है। और जो स्टैंडिंग कमेटी है वो पूरे 1 साल का होता है इसका टेन्योर, कि ये 1 साल के लिए पूरा बना है, तो ये पूरे टाइम पे रहेगा, मतलब सिर्फ उसके लिए नहीं रहेगा कि काम होने तक, उसके बाद भी वो रहता है, ठीक है। तो ये जो पार्लियामेंट्री कमेटीज़ हैं ये बेसिकली करती क्या हैं, ये करती हैं कि ये जो हाउसेज़ हैं, अब उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो बिल को पूरा का पूरा रीड करें, ठीक है, पूरा का पूरा बैठ के उसको स्टडी करें पूरा एक्ट को, इतना तो होता नहीं है टाइम। तो ये जो बिल्स हैं वो मोस्टली पार्लियामेंट्री कमिटीज़ के पास भेजे जाते हैं, जिससे कि इन पर प्रॉपरली जो है वो काम हो सके, यानी पूरा उसको पढ़ा जा सके पूरा, क्योंकि एक एक्ट बनने वाला है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है ना। तो इसके लिए पूरा कमिटीज़ को ये बोला जाता है कि वो इसको देखें कैसे क्या है। इसमें क्या है, नेक्स्ट क्या है कि डिटेल स्क्रूटनिंग होती है ऑफ द बिल, कहाँ पे, कमिटीज़ में। फिर ऑब्टेनिंग पब्लिक फीडबैक एंड बिल्डिंग पॉलिटिकल कंसेंसस, ठीक है, तो ये है पार्लियामेंट्री कमिटीज़ करती हैं। फिर कमिटीज़ परफॉर्म देयर फंक्शंस विदाउट द क्लाउड ऑफ पॉलिटिकल पोजिशनिंग, तो ये जो कमिटीज़ हैं वो किसी भी पॉलिटिकल, ऐसा नहीं कि पॉलिटिकल प्रेशर के साथ ही काम करती हैं, ये किसी भी पार्टी को बिलोंग नहीं करती हैं, तो ये बिल्कुल भी पॉलिटिकली इनके ऊपर प्रेशर नहीं होता है और ये फ्रीली काम करती हैं। और मैंने बता दिया आपको कि ये दीज कमिटीज़ फंक्शन थ्रू द ईयर, थ्रू आउट द ईयर, तो ये भी है, ठीक है। और ये इनका सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम कह सकते हैं काम है कि ये इंक्रीज़ द एफिशिएंसी एंड एक्सपर्टीज़ ऑफ पार्लियामेंट, तो ये काम जो है वो करती हैं, ठीक है, वो उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाती हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि व्हाट आर लेजिस्लेटिव कंसल्टेंट्स, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव consulting involves providing clients with legal advisory services and assistance with respect to drafting and implementing new legislation and amending existing legislation to ensure that the legislative contents that the customer wishes to implement are reflected in legislation. Now, what is rules and regulations? The government is required to frame the rules in accordance with the policy rules down by the legislature. Such rules are called subordinate legislation and may be referred to as rules regulatory by laws, order and notification. Such policies and schemes are not subject to prior approval by parliament. जो लास्ट के 2-3 टॉपिक्स थे ये हमारे सिलेबस में मेंशन था कि इनके ऊपर भी थोड़ा बहुत डिस्कशन करना है, बट वीडियो इज़ सो लॉन्ग कि हम इसको भी डिस्कस, मतलब लाइक हर चीज़ डिस्कस नहीं हो सकती है, इसके ऊपर प्रॉपर 1 घंटे का वीडियो बन सकता है आराम से, वो भी बल्कि कम पड़ेगा क्योंकि टॉपिक इतना लेंदी है। सो इस वीडियो में हमने देखा कि लेजिस्लेचर प्रोसेस क्या होता है, किस प्रोसेस के थ्रू एक जो बिल है वो एक्ट बन जाता है, और हमने देखा कि जो लेजिस्लेचर है वो डेमोक्रेसी के टेम्पल की तरीके से काम करता है, बिना लेजिस्लेचर के डेमोक्रेसी कुछ भी नहीं है। और डेमोक्रेसी को जो है बिल्कुल एम्पावर करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए लेजिस्लेचर जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।